तो स्टूडेंट, जो आज आपका टॉपिक है रूरल लीडरशिप। कल मैंने आपको पढ़ाया था रूरल पावर स्ट्रक्चर, ग्रामीण शक्ति संरचना। आज उस ग्रामीण शक्ति संरचना में ग्रामीण नेतृत्व यानी रूरल लीडरशिप। देखिए, सबसे पहले तो मैं रूरल ना हटा के लीडरशिप। बेटा ये बता, लीडरशिप या लीडर तूने सुना है कहीं? नेता, नेतृत्व, ये नाम सुना है कभी? कहाँ? हाँ, गांधी जी का नेतृत्व। नेता, नेता शब्द सुना है? कब? हाँ, बिल्कुल सही बता रही है। जैसे कॉलेज में छात्र संघ के हम कहते हैं ये स्टूडेंट के नेता हैं। ठीक है, आजकल इलेक्शन का, लोकसभा का माहौल चल ही रहा है, आचार संहिता लग गई है, तो हम कहते हैं हमारे नेताजी है, हम इनको वोट करेंगे, हम इनको वोट करेंगे। कहने का नेतृत्व, कहने का मतलब होता है नेतृत्व, मतलब लीडरशिप। देखिए, जो हमारी सोसाइटी है, ध्यान रखना, उसमें सभी व्यक्तियों में लीडरशिप के गुण नहीं होते। लीडरशिप भी एक क्वालिटी है, एक गुण होता है। जो व्यक्ति बोलने में सक्षम हो, अपनी बात को सामने वाले के सामने रखने का हौसला रखता हो, ठीक है, दूसरे वाले को अपनी बात समझा सके। कई बार हम कहते हैं ना, कन्विंस करना। बहुत से बच्चे बहुत चतुर चालाक होते हैं, बढ़िया से मम्मी पार्टी में जाना है, मम्मी को मैं कन्विंस करूंगी, मम्मी मेरी बात जल्दी मान लेती है। कहने का मतलब वो क्वालिटी या वो गुण जो किसी व्यक्ति को हम कहते हैं दूसरे व्यक्ति से थोड़ा अलग करते हैं। हम सोसाइटी में बहुत से लोग देखते हैं, जैसे कुछ गलत हो रहा है, वो चुपचाप सहेंगे, यार बोलते नहीं है, बोलेंगे तो इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत से लोग डरपोक होते हैं। और बिल्कुल मैं खुल के इस प्लेटफॉर्म में बिल्कुल आज ये बात तुम्हें बिल्कुल बिंदास बोलूंगी। बिंदास इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज बहुत कम लोग हैं जो सही को सही बोल सकें, क्योंकि गलत को सही बोलना या बुलवाना वो लोगों को बहुत आता है। ठीक है, अपनी बात मनवाना, अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर जाना, लोगों को प्रताड़ित करना, ये बहुत होता है। लेकिन वह व्यक्ति जो सामने वाले को अपनी बात मनवाने के योग्य हो, अपनी बात रखने में सक्षम हो और उसके अंदर इतना साहस हो कि वो सामने वाले को अपनी बात को समझा पाए, इसको हम नेतृत्व कहते हैं। वास्तव में देखा जाए, व्यक्ति के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करना, नेतृत्व की बात कर रही हूं, व्यक्ति के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करना। कई बार हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम जिनसे बहुत प्रभावित होते हैं, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं हम इनके जैसा बनेंगे, उनको देखना पसंद करते हैं, उनके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमें राइट डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वो राइट डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति सोसाइटी में बहुत कम होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको बताने से पहले मैं तुम्हें संदर्भ व्यक्ति, रेफरेंस पर्सन भी थोड़ा सा समझाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इससे जुड़ा हुआ है। संदर्भ व्यक्ति, रेफरेंस पर्सन। रेफरेंस पर्सन, संदर्भ व्यक्ति किसे कहते हैं? वो ही जिन व्यक्तियों से हम प्रभावित होते हैं। ठीक है, कई बार कोई वो फिल्म स्टार भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है, हमारी माँ भी हो सकती है, या कोई लीडर भी हो सकता है। जैसे हमने बहुत सारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या सुभाष चंद्र बोस, कोई भी हो सकता है जिनसे हम प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्या पता वो एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, कि जिन्होंने अपना सारा, देखो सही बात बताऊं, वास्तव में मैं एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ज्यादा फॉलो करती थी। उनके बहुत सारे नॉवेल्स मेरे पास है, मैंने उनको बहुत पढ़ने की कोशिश की और उनको विचारों को सुना। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो ईस्टर्न एक यूनिवर्सिटी में, नाम तो मैं इस समय याद नहीं कर पा रही हूँ, लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते देते वो गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई थी, और वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और जब मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति दे गई मात्र 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें। तो कहने का मतलब, इतना प्रभावशाली व्यक्ति जिसके अंदर, जिसे हम मिसाइल मैन कहते थे, मिसाइल मैन, वास्तव में उन्होंने साइंस के क्षेत्र में अपना परचम लहरा दिया था। और व्यक्तित्व उनका, पर्सनालिटी देखे बहुत साधारण, लेकिन देखने में प्रभावशाली, बोलने में प्रभावशाली, लेखनी उनकी ऐसी कि कोई भी दीवाना हो जाए। तो कहने का मतलब संदर्भ व्यक्ति, रेफरेंस पर्सन उसे कहते हैं जिन लोगों से हम प्रभावित होते हैं।
उन्हें हमें देखना पसंद है, उनके बारे में पढ़ना पसंद है, और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं हम भी अपने जीवन में इन्हीं नियमों को लागू करेंगे, इनके जैसे बनेंगे। तो वो कोई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व कहते हैं वह व्यक्ति जो समाज को राइट डायरेक्शन देते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। मैंने अभी अभी कहा व्यक्ति के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करना। उत्तम कहते हैं बहुत अच्छी दिशा में निर्देशित करना। व्यक्ति के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करना हुआ नेतृत्व, लीडरशिप। और अगर आज हम बात करें ग्रामीण नेतृत्व की, तो ग्रामीण शक्ति संरचना में वह लोग जो ग्रामीण समाज को नहीं दिशा दी, जिन्होंने ग्रामीण समाज को नहीं दिशा दी है, लोगों का नेतृत्व संभाला है, लोगों की समस्याओं को समझा है, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करा है, तो उसे कहा जाता है ग्रामीण नेतृत्व। ग्रामीण नेतृत्व को परिभाषित करते हुए चिदंबर ने लिखा है कि प्रत्येक समाज की शक्ति संरचना के अंतर्गत कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली तथा सूझबूझ वाले होते हैं जो दूसरों को प्रोत्साहन, प्रेरणा, मार्गदर्शन देकर उनकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। सिंपल वही शब्द जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि हमारे ग्राम की शक्ति संरचना के अंतर्गत देखो, गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब पावरफुल तो होते ही हैं, और साथ में डिसीजन मेकिंग, सूझबूझ, तुरंत बुद्धि। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ा कि चलो एम्बुलेंस को कॉल कर लो, पता चल रहा है एम्बुलेंस का तो रास्ता ही नहीं है, फटाफट इसको खटिया पे उठाओ, 4 लोग उठाओ, चलो इतना नीचे रास्ते पे एम्बुलेंस आ रही है। यानी उस व्यक्ति की, एक मरते हुए व्यक्ति की सूझबूझ से जान बचा ली। या फिर बहुत सारी जैसे फर्स्ट एड बोलते हैं ना, फर्स्ट एड, कई बार कोई दुर्घटना हो गई, मिसहैपनिंग हो गई, कोई व्यक्ति पेड़ से गिर गया, बेहोश हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना, जिससे उसकी उस समय जान तो बच सके। जैसे कई बार हमने देखा है किसी की हड्डी टूट जाती है तो फटिया बांध के वो बिल्कुल स्ट्रेट उनको बांध देते हैं, तो वास्तव में वो फर्स्ट एड बहुत काम आता है क्योंकि वो स्टेबल कर देता है, तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। तो ऐसे चिदंबर कहते हैं कि ग्रामीण शक्ति संरचना में कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली तथा सूझबूझ वाले होते हैं जो दूसरे को प्रोत्साहन, प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन, उनको राइट डायरेक्शन दिखाते हैं और उनकी क्रियाओं यानी उनके कार्य को प्रभावित करते हैं। मैंने आज ऐसे ऐसे गांव देखे हैं जिसमें गांव के व्यक्ति मिलजुल कर एक दूसरे के खेतों पे काम करते हैं, बाहर से कभी वो किसी की मदद नहीं लेते। अनाज उठता है तो आपस में मिलजुल कर उसका बंटवारा कर लेते हैं। किसी घर में शादी है तो वो सब मिलजुल कर आपस में ही सब कार्य कर लेते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे सूझबूझ वाले व्यक्ति जो किसी को प्रेरणा दे, किसी का राइट डायरेक्शन दिखाएं और किसी को ऐसे कार्य तक पहुंचा दे कि जो बड़े बड़े संस्थान भी नहीं कर पाते। मैं राजस्थान के एक ऐसे प्रधान की बात करती हूं जिनको अमेरिका बुलाया गया था। उन्होंने अपने सूझबूझ से गांव की पूरी रूपरेखा को ही बदल दिया था। बड़ी यंग प्रधान। तो कहने का मतलब ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जिनके अंदर कुशलता, चपलता, उनकी बुद्धि, सूझबूझ और जो लोगों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्रामीण नेतृत्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ग्रामीण नेतृत्व कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो शक्तिशाली तो होते ही हैं, साथ ही साथ अपनी चपलता, अपनी समझदारी के कारण वो क्या होते हैं, दूसरे व्यक्तियों को सही राह दिखाने के काबिल होते हैं। उसे ग्रामीण नेतृत्व बोला जाता है। क्लियर है? अब आता है भारत के ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत आधार। अगर मैं भारत की बात करूं, देखो भारत को गांव का देश बोला जाता है, ग्रामों का देश। कहीं ना कहीं गांव की संख्या यहाँ पे आज भी बहुत ज्यादा है। नगरीकरण बढ़ा है, नो डाउट, लेकिन नगरीकरण होने के बावजूद भी आज भारत की 60, 65, 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से गांव में रहती है। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो गांव से नौकरी करने आ गए, लेकिन उनका परिवार आज भी गांव में निवास करता है। तो भारत की जो लोगों की आस्था है, भारत का जो पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा है। और जो हमारे ग्रामीण नेतृत्व हैं, ग्रामीण नेतृत्व के कुछ परंपरागत आधार हैं, जिसे हम कहते हैं ना ट्रेडिशनल बेसिस, परंपरागत आधार।
पहला है जातीय परिस्थिति। देखो मोस्टली गांव में जो लीडर्स होते थे वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट से होते थे, प्राचीन उसकी बात कर रही हूं मैं, परंपरागत ट्रेडिशनल आधार की। मैं 73वें संविधान संशोधन की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि उसमें तो SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। जैसे हम देखते हैं बहुत से गांव में महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन परंपरागत ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत आधार, जो हमारी प्राचीन काल में ग्रामीण नेतृत्व होता था, जो हमारी रूरल लीडरशिप थी, उसके बेसिस क्या थे? पहला था जातीय परिस्थिति। गांव में जो परंपरागत आधार थे, अब इसे बुरा मानो चाहे भला मानो, जो अपर कास्ट के लोग होते थे, जिन्हें उच्च जातियां हम कहते हैं, वो ही गांव के लीडर बनते थे। जो हमारे रूरल सोशियोलॉजी में हमने जितने भी रिसर्च पढ़े, कभी भी किसी निम्न जाति के व्यक्ति को हमने नेतृत्व गांव का संभालते हुए नहीं पाया है किसी भी रिसर्च में। तो ग्रामीण समाज के जो परंपरागत आधार में पहला है कि ग्रामीण समाज में जो उच्च जातियों के व्यक्ति होते थे वो ही गांव की बागडोर संभालते थे। फिर आता था परिवार का आकार तथा प्रतिष्ठा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। जिन व्यक्तियों के परिवार का आकार जो बड़ा होता था और साथ ही साथ प्रेस्टीज या है ना प्रतिष्ठा, मैं पहले कई बार क्या होता है जब पढ़ाती हूँ ना, शब्दों को भी समझाती हूँ, है ना। प्रेस्टीज किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा। प्रेस्टीज कुकर सुना है? प्रेस्टीज कुकर खाना पकाते हैं, वो प्रेस्टीज की बात नहीं हो रही है, जस्ट मजाक कर रही हूँ, प्रतिष्ठा की बात। देखो इस शब्द को मैं थोड़ा समझाऊंगी। हमारे समाज में कुछ लोगों की प्रतिष्ठा जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। कैसे समझाऊं? जैसे खाने की बहुत सारी दुकानें होती है, मिठाई की बहुत सारी दुकानें होती है, लेकिन जब हमारा कुछ मीठा खाने का मन होता है तो हमारी घड़ी की सुई आकर किसी एक या दो दुकान पे आके रुक जाती है, ठीक है। बेकरी का हुआ, फिर यदि डॉक्टर की बात हुई, इलाज कराने की बात, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इनके किसी को भी सजेस्ट करेंगे इन डॉक्टर के पास चले जाओ। फिर टीचर्स हम देखें, किन्हीं टीचर्स, जैसे मैं तुमसे बात करूं, मुझे अपने गुरु बहुत अच्छे लगते थे, घड़ी की सुई आकर अपने गुरु पे रुक जाती थी। ऐसे कोई भी देखो प्रोफेशंस बहुत सारे होते हैं और लीडर्स बहुत सारे होते हैं, नेता जिसे हम लीडर्स कहते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम लीडर्स में प्रमुख देखें, बहुत से लोग योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें से मैं भी हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी या कांग्रेस से हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर यूपी में कर दिया, और पहले कितने क्राइम, महिलाओं के चैन स्नैचिंग ये सब होते थे, आज की तारीख में बिल्कुल बंद है। जो उनकी लीडरशिप है योगी जी की, तो वास्तव में वो एक मिसाल है लीडर्स के लिए। मैं कहूंगी प्रेस्टीज, जो मैं प्रेस्टीज तुम्हें समझा रही हूं, उन्होंने अपनी प्रेस्टीज को, मुख्यमंत्री तो बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं आज लोगों से अगर मैं एक सर्वे करने लगूं, तुम अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री बताओ, है तो हमारे धामी जी भी नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिसमें कहते हैं ना बिल्कुल सॉलिड निर्णय लेने की क्षमता, बिल्कुल डू एंड डू इट, करो या मरो, जिसे कहते हैं ना, या तो करो या मरो। तो प्रेस्टीज कहते हैं जब व्यक्ति अपने पद या दायित्वों का बखूबी निर्वाह करता है और लोग उनको पसंद करते हैं। जैसे मिठाई की दुकान की मैंने बात की, खाने की दुकान की बात की, मैंने डॉक्टर की बात की, मैंने टीचर की बात की, तो सबकी प्रेस्टीज एक जैसी नहीं होती है ना। बहुत से डॉक्टर होते हैं रात को मरी जाए, अरे कौन आ गया रात में, भागो यहां से, सुबह आना। और एक डॉक्टर होता है, अच्छा बीमार है व्यक्ति, मेरा खाना इतना इंपॉर्टेंट है, क्या पता कोई उम्मीद लेके गांव से मेरे पास आया होगा, तो वो व्यक्ति वो रात को भी इलाज करता है डॉक्टर, तो वो सबका प्रिय बन जाता है। तो वो होता है प्रतिष्ठा। तो कई बार ग्रामीण व्यक्ति जो होते थे, जिनके बड़े बड़े परिवार होते थे, वो गांव में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते थे, सभी गांव वालों की मदद करते रहते थे, ठीक है। कभी किसी के घर में शादी हुई तो अनाज पहुंचा दिया बिना पूछे ही, किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई तो उसकी मदद कर दी, किसी के घर में कोई बीमार है तो उसकी मदद कर देना, तो गांव में लोग उसको बहुत मानने लगते थे। तो ऐसे में क्या होता था, ग्रामीण नेतृत्व में परिवार का आकार और व्यक्ति और परिवार की प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि प्रतिष्ठा मैं ये मानती हूं ये कमानी पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली प्रेस्टीज नहीं मिलती, ये हमें कमानी पड़ती है। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, क्यों मात्र कुछ ही डॉक्टर अपनी पहचान बनाए हुए हैं? डॉक्टर्स इसी तरीके से टीचर्स बहुत सारे हैं, क्यों कुछ टीचर्स ही अपनी पहचान बनाए हुए हैं?
लीडर्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही लीडर्स अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इसी तरह ग्रामीण परंपरागत शक्ति संरचना में कुछ परिवार और कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जिसे समाज के लोग बहुत दिल से मानते थे। अरे ठाकुर जी आ गए, तुमने कुछ फिल्मों में भी देखा होगा। इसी तरीके से आयु, देखो ऐसा माना जाता है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है व्यक्ति के अनुभव भी वैसे ही बढ़ते जाते हैं, व्यक्ति को अनुभव हो जाता है। कई बार एक हमने मुहावरा सुना है, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, सुना है? नहीं सुना। कई बार कहा जाता है धूप में बाल सफेद नहीं हुए हमारे, मतलब हमारे अनुभवों से बाल सफेद हुए, हमने अनुभव किए और हमारी एज हो गई, इन अनुभवों ने हमारे बाल को सफेद किया है। तो आयु, जिन व्यक्तियों की आयु, जो बड़े लोग होते थे, बड़े बुजुर्गों की गांव के सभी लोग सलाह लेते थे कि चलो दादाजी के पास चलो, दादाजी सही निर्णय लेते हैं। तो गांव के जो वरिष्ठ व्यक्ति होते थे वो ग्रामीण नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी तरीके से आर्थिक परिस्थिति, तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों के पास धन संपत्ति रुपया पैसा अधिक होता था, आर्थिक परिस्थिति उनकी बहुत अच्छी होती थी, तो वो क्या करते थे, ज्यादा मदद कर पाते थे, लोगों में अपनी पहचान ज्यादा बना पाते थे। तुमने देखा होगा जिन लोगों के पास ज्यादा रुपया पैसा धन संपत्ति होती है और साथ में अच्छी नीयत होती है, बहुत से लोग धन पैसा रुपया तो बहुत लोगों के पास होता है, पर अच्छी नीयत सबके पास नहीं मिलती। अपने पास भरे रखेंगे, अथाह धन रहेगा, दिखावा बहुत करेंगे, पर उनके पास से चवन्नी अठन्नी या आज की तारीख में 1 रुपया किसी के लिए निकलना बहुत मुश्किल है। तो गांव में वे लोग जिनके पास धन संपत्ति रुपया पैसा अधिक होता था और अच्छी नीयत रखते थे, उनकी अच्छी आर्थिक परिस्थिति होती थी, वो ग्रामीण नेतृत्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। तो ये आता है आर्थिक परिस्थिति। परंपराओं का ज्ञान, गांव के, देखिए गांव के व्यक्ति सीधे साधे अशिक्षित भोले भाले होते थे। ऐसे में जो व्यक्ति अपनी परंपराओं का, रीति रिवाजों का, इन सब चीजों का अधिक ज्ञान रखता था और अपने ज्ञान को बांटता था लोगों में, तो वो लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता था। जैसे मैंने अभी संदर्भ व्यक्ति बताया कि जो लोग, जैसे हमें जो लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें अच्छे लगने लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें बताता रहे और हम सुनते रहे। तो ग्रामीण नेतृत्व में क्या होता था कि जो व्यक्ति परंपराओं का अधिक ज्ञान रखते थे वो लोगों में प्रिय बन जाते थे, लोगों ने मानने लगते थे, उनकी बातों पे विश्वास करने लगते थे। तो परंपराओं का ज्ञान भी ग्रामीण नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, बाह्य दुनिया से संपर्क, देखो आज की तारीख में तो सोशल मीडिया आ गया है, हर आदमी के व्यक्ति में फोन है, हर फोन में इंटरनेट है और हर इंटरनेट के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब कॉमन सी बात है। तो ये आज की दुनिया से लागू नहीं होता क्योंकि लोगों को बहुत सारी नॉलेज हो गई है। गांव के लोग, दादी दूदी, मैंने दादियों को भी फोन चलाते देखा है, बढ़िया। तो आज की तारीख में पहले क्या होता था, जो लोग बाहर की दुनिया से संपर्क रखते थे या बाहर विदेश में या शहरों में पढ़कर आते थे, गांव के लोग उनसे किस्से कहानियां सुनते थे, उन्हें कहते थे शहरी बाबू आ गया, व्यक्ति चश्मा लगा के आ गया, बैग टांग के पढ़ लिख के आ गया। तो गांव के लोग, भैया जी चिट्ठी लिख दो, भैया जी हमारा ये काम कर दो, अरे किसके पास जाना है, अरे भैया जी के पास चलो, भैया जी के पास सारी चीज। तो जो व्यक्ति बाहरी दुनिया से संपर्क रखते थे, जिनको किताबी ज्ञान होता था, भारी जैसे आने जाने का ज्ञान है, पुलिस का, कानून का थोड़ी बहुत जानकारी रख लेते थे, गांव के लिए वो पता नहीं कितने बड़े बाबू बन जाते थे, कितने बड़े गांव के लिए ये तो वही डीएम थे। तो कहने का मतलब बाहरी दुनिया से जिन व्यक्तियों का संपर्क जितना ज्यादा होता था, वो लोग ग्रामीणों की क्या कहते थे, फेवरेट्स होते थे, मतलब वो उन्हें अच्छा मानते थे। तो ये भी ग्रामीण नेतृत्व में। और बहुमुखी व्यक्ति, बहुमुखी कहते हैं जिसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो, शस्त्र चलाना भी जानता हो, लिखना भी जानता हो, पढ़ना भी जानता हो, गाड़ी भी चलाना जानता हो, थोड़ा बड़ा इलाज भी कर लेता हो, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी के लोगों को ग्रामीण लोग बहुत पसंद करते थे। वही वाली बात देखो, हम भी ग्रामीण छोड़ो, हम लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सारी समस्या का हल हो, हम कहते भैया हमें है ना ऐसे डॉक्टर को दिखाना है, मम्मी को किसके पास जाए, अरे देहरादून में वो डॉक्टर है ना, उनके पास चले जाओ। तो हमें पता है हमारी बात का हल या हमारी समस्या का हल किस व्यक्ति के पास है,
बहुत से लोग इन चीजों में बहुत सारी नॉलेज रखते हैं। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और ये लोग जो होते हैं ग्रामीण नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये है बच्चों ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत प्रमुख आधार। आए समझ में? अब है ग्रामीण नेतृत्व की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लीडरशिप। ग्रामीण नेतृत्व की विशेषताएं, जैसे ग्रामीण नेतृत्व में रक्त संबंधों की प्रधानता। अब ध्यान रखना, ग्रामों में जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप में खास तौर पर रक्त संबंधों की प्रधानता। रक्त मतलब ग्रामीणों में परिवार बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े कुनबे रहते हैं, ताऊ चाचा, उनके बच्चे, उनकी फैमिली। मैं कई गांव उत्तराखंड में भी और भारत के कई एरिया में भी जो अपने ही कुनबों से बने हैं, पूरे गांव के गांव, उनके अपने ही रिलेटिव्स पूरे गांव में बसे हुए हैं, उनका गांव बना हुआ है। तो गांव में जो होती है रक्त संबंधों की प्रधानता होती है। साथ ही साथ जैसे जो प्रधान है, ऐसा होता था प्रधान का बेटा वो आगे चलकर प्रधान का इलेक्शन लड़ा, उसका बेटा भी प्रधान बना, तो ऐसे रक्त संबंध ही बनते चले आते थे। तो ग्रामीण नेतृत्व में रक्त संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसी तरह आनुवंशिकता का प्रभाव, आनुवंशिकता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। एक का नाम जैसे सरपंच पड़ गया, प्रधान जी पड़ गया, तो उसके बेटे को भी प्रधान जी, उसके बेटे को भी प्रधान जी, चाहे वो बने ना, उनकी पीढ़ी आनुवंशिकता, पूरी पीढ़ी ने नाम रख दिया कि ये तो प्रधान जी का घर है, बस घर का नाम ही प्रधान जी का घर छप गया। तो कहने का मतलब जो ग्रामीण नेतृत्व हैं इनमें जो होता है कहीं ना कहीं आनुवंशिकता का प्रभाव भी देखने मिलता है। नेतृत्व जातियों में विभक्त। ग्रामीण नेतृत्व, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया है, ग्रामीण नेतृत्व जातियों में विभक्त होता है। जिस गांव में जिस जाति के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है, नेतृत्व भी उसी जाति का होता है। ध्यान से समझना, यदि एक गांव में ठाकुर जाति के व्यक्ति ज्यादा है तो उनका लीडर ठाकुर जाति का ही व्यक्ति बनेगा। एक गांव में ब्राह्मण जाति के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है तो उनका लीडर ब्राह्मण जाति का ही होगा। तो जो ग्रामीण नेतृत्व था वो जातियों में विभक्त था। इसी प्रकार औपचारिक अनौपचारिक नियंत्रण की प्रधानता। अनौपचारिक इनफॉर्मल, देखो नियंत्रण बोलते हैं कंट्रोल, मैं आजकल लाइव क्लास में नियंत्रण ही पढ़ा रही हूं। कंट्रोल बोलते हैं नियंत्रण, ठीक है। एक तो हमारे व्यवहार कंट्रोल है औपचारिक नियंत्रण से, जैसे पुलिस, कानून, प्रशासन। हम डर के मारे चोरी नहीं करते, सामान को पहले खरीद के ही लाते हैं, गलत काम नहीं करते क्योंकि हमें पुलिस, कानून, प्रशासन का भय है। ये तो हो गए औपचारिक नियंत्रण। एक आता है अनौपचारिक नियंत्रण, जो हमारी प्रथाएं, परंपराएं, हमारा धर्म, हमारी रूढ़ियां हमारे ऊपर लगाते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना गांव में, ये नहीं खाना, पूजा चल रही है, यहां नहीं जाना, ऐसा हो रखा है। जैसे प्लेन्स के गांव में पर्दा प्रथा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से बहुत सारी प्रथाएं, परंपराएं, अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना, ठीक है, अपने परिवार गोत्र बहिर्विवाह करना, अपने गोत्र में शादी ना करना। तो ये सब क्या होता है, कहीं ना कहीं ग्रामीण नेतृत्व में अनौपचारिक नियंत्रण की प्रधानता होती है। अनौपचारिक नियंत्रण जो हमारी प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाज द्वारा हमारे व्यवहारों के ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती है, उसको बोला जाता है। साथ ही साथ नेतृत्व में पारस्परिकता। नेतृत्व में पारस्परिकता ये किस लिए आया है? देखिए, जब मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था गांव के लोगों का कल्याण करते हैं तो दूसरे लोग उन्हें पसंद करते हैं। नेतृत्व कभी भी एक साइड नहीं होता, एक पक्षी नहीं होता। लीडर्स हम उन्हीं को अच्छा मानते हैं, जैसे मैं सबके लिए कुछ कर रही हूं वो भी मुझे अच्छा माने। पारस्परिकता मतलब अगर मैं उनको अच्छा मान रही हूं, नेता लीडर तभी तो चुना जाता है जब सामने वाला भी हमें माने। सिर्फ मेरे मानने से नहीं होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो उसमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग, जैसे जो लोग होते थे ग्रामीण नेतृत्व में संलग्न होते थे, तो सामने वालों के लिए कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते थे जिससे लोग उनको पसंद करते थे। तो इससे उनके अंदर नेतृत्व में पारस्परिकता पाई जाती है ना। वन साइडेड नहीं होता, वन साइडेड इन द सेंस सामने वाले भी हमें चाहते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं। नेतृत्व में प्रतिष्ठा की प्रधानता। जो व्यक्ति अपनी पहचान बनाएगा वो लीडर बनेगा। इसमें है ना साफ साफ, नेतृत्व में
प्रतिष्ठा की प्रधानता, मैंने अभी अभी तुम्हें प्रेस्टीज समझाई थी। इस सब डॉक्टर अच्छे नहीं होते, सब मिठाई वाले जरूरी नहीं है मिठाई अच्छी बनाएंगे, कुछ लोगों को हम पसंद करते हैं। तो ग्रामीण नेतृत्व में जो होता है, लोग जो अपनी प्रेस्टीज बना के रखते थे, लोगों के बीच अच्छी पहचान कि भैया, मैंने कहा ना भैया जी आ गए, भैया जी हमारा काम करेंगे, भैया जी हमारा लेटर लिखेंगे, भैया जी मेरी समस्या सुन लो। तो ऐसे लोग अपनी प्रेस्टीज बनाते थे, जहां वो जाते थे लोग उनसे जुड़ने के लिए एकदम से बेचैन हो जाते थे। आज भी हम कुछ लोग देखते हैं जिनको, जैसे जो सामने आते थे हम सोचते हैं इनको सुने, इनसे बातें करें, हम उनसे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए ग्रामीण नेतृत्व में क्या होती है, प्रतिष्ठा की प्रधानता पाई जाती है। तो ये है बच्चों ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत आधार और ग्रामीण नेतृत्व की विशेषताएं। क्वेश्चन लिखो।